9 मई की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सबके धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसने इस चैनल पे आए हैं, जिन्होंने चैनल को खोला है अभी। और डेली करंट अफेयर्स हमारा सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सुबह 6 बजे, 4 बजे उठना पड़ता है सर इसके लिए। उसके बाद सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे के अंदर इसे अपलोड करना होता है, क्योंकि काम इसमें रात में ही होता है। तो उसी के साथ मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली की आपको वीडियो अपडेट मिलती रहे। और हाल ही फिलहाल में मैं अभी वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें वन लाइनर जीके जीएस होगी, जिसमें स्टैटिक आपका स्टैटिक और करंट दोनों होगा। उसी के साथ चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस सरकारी संगठन ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? बीआरओ, इसरो, एनएचआई या आईओसीएल? इसका सही उत्तर है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है। तो अब ये देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, और साथ ही साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे, इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीआरओ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, ये ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है, डिफेंस के अंदर आती है। और ये जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर सड़क का निर्माण यही करते हैं। साथ में जो भी उस एरिया में पुल बनेंगे इंपॉर्टेंट, या जो भी टनल्स बनेंगी, वो सारे भी निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही है। उसी के साथ जल्दी इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ध्यान रखिए, इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। श्रीनगर लेह राजमार्ग जो कि बीआरओ द्वारा बनाई गई थी, वो दुनिया की सबसे ऊंची परिचालन राजमार्ग है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोहतांग दर्रा जो कि सुरंग, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर, ये ध्यान रखिए, सब बस इन प्रश्नों पर ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा परिवहन चलन, ऊंची मोटर, और अटल सुरंग जो कि मनाली लेह को कनेक्ट करती है, ठीक है, मनाली से लेह को, हिमाचल प्रदेश में। दुनिया की 10,000 फुट, तकरीबन 3048 मीटर से भी ऊपर, 8.8 किलोमीटर, तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है ये, ठीक है। सेला सुरंग जो कि असम से तवांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में, इसको जोड़ती है। ये भारत की सबसे ऊंची सड़क है। कौन सी सबसे ऊंची? ढोला सदिया जो कि भी स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि हमारे असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। ये भारत की सबसे लंबा पुल बनेगा, ये ध्यान रखिए, सबसे लंबा पुल की बात हो रही है यहाँ, सुरंग की नहीं, सबसे लंबे पुल की। तो ढोला सदिया है। इसका क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी बीआरओ द्वारा बनाई गई ये सारी, चाहे वो सुरंग हो चाहे ये पुल हो। रीजन ये है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे चाहे समर हो या विंटर हो या बारिश हो, ठीक है, तो हर मौसम में, ये ध्यान रखिए, हर मौसम में जिसे कहते हैं कि असला बारूद, ठीक है, असला बारूद या फिर अटरी जिसे बोलते हैं, एमुनिशंस, ये सब मिलिट्री के पास, आर्मी के पास पहुंचते रहे ताकि वो देश की रक्षा कर सके। इसलिए ये सब बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि भारत ये सब बना के अपना पैसा बर्बाद कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पूर्वी बेड़े की तैनाती, ध्यान रखिए, पूर्वी बेड़े की तैनाती के हिस्से के रूप में दक्षिण चीन सागर में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज तैनात किया गया है? तो आपको इससे पहले दक्षिण चीन सागर की लोकेशन पता होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो चाइना के नीचे यहां दक्षिण चीन, ठीक है, इसके साथ यहाँ आपकी फिलीपींस आ जाएंगी, यहाँ म्यांमार आ जाएगा। तो ये सब यहाँ पर कई बार लोकेशन, इसका मैप में प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। तो ए संध्यक, बी ध्रुव, सी किल्टन या डी शक्ति? इसका सही उत्तर है सी किल्टन, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमने 2 और जहाजों को इस जत्थे में भेजा है, जिनका नाम है दिल्ली और दूसरा शक्ति। तो ध्यान रखिएगा, 3 शिप हमने भेजे हैं, दिल्ली, शक्ति और किल्टन, ठीक है। ये ईस्टर्न फ्लीट टू साउथ चाइना, हमारे इंडियन नेवी की तरफ से ईस्टर्न फ्लीट में शामिल होंगे, साउथ चाइना सी। वहीं हमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं, जैसे भारतीय नौसेना के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में, और इंडियन आर्मी के बारे में, मिलिट्री जिसे कहते हैं। तो भारतीय नौसेना 1834 में, जिसे
महामहिम की भारतीय नौसेना कहा जाता था? हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी की स्थापना हुई 1934 में। इसे रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाने लग गया। कई बार प्रश्न आता है एसएससी में, जीडी चाहे सीजीएल हो आपका, इन सब में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिछली बार बिहार एसएससी में पूछा गया था, बिहार ट्रिपल एससी में पूछा गया था यह प्रश्न कि 1934 में इंडियन नेवी को किस नाम से जाना जाता था? तो रॉयल इंडियन नेवी, ध्यान रखिएगा। 1946 में से भारतीय नौसेना के नाम से जाना जाने लग गया। जैसे जैसे इंडिया का कंट्रोल, जैसे जैसे इंडिया भारत का कंट्रोल चीजों पे आता गया, वैसे वैसे इसके नाम बदलते गए। इसके प्रमुख अभी कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार, ये ध्यान रखिएगा। वही भारतीय वायुसेना जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसके प्रमुख चीफ हैं चीफ मार्शल वीआर चौधरी हैं। भारत वायुसेना संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथे सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट अगर कोई बड़ी सेना है, कौन सी है? भारतीय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट है हमारे पास, इसके यूएसए, चाइना, रशिया के बाद। ठीक है, यूएसए, चाइना और रशिया के बाद। वहीं अगर हम देखेंगे इंडियन आर्मी के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। तो भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। अगर आप कहेंगे स्थायी सेना सबसे बड़ी किसके पास है, तो हमारे इंडिया की। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी स्थायी सेना किसकी है। चाइना ऑप्शन लोग लगा के आते हैं क्योंकि सोचते हैं चाइना की मिलिट्री इतनी बड़ी है, वहां की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। खैर हम पॉपुलेशन में भी चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा अगर दुनिया में किसी की सेना है वो है भारतीय सेना। भारत की पहली राष्ट्रीय सेना जिसको आईएनए का नाम गठन किया गया था कैप्टन मोहन सिंह द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, 1942 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज बनी थी। इसके जनरल कौन है? मनोज पांडे। आदर्श वाक्य जिसे कहते हैं, मोटो क्या है इनका? स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई, 1 मई, 14 मई या 3 मई? इसका सही उत्तर है 8 मई, ध्यान रखिएगा। तो 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। अच्छा, अगर थैलेसीमिया के बारे में आपसे पूछी होता क्या है? थैलेसीमिया में आदमी को हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है। जो भी आपके ब्लड में लाल कलर का दिखता है ना, ब्लड लाल कलर का जो दिखता है, रेड कलर का, वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से दिखता है। जैसे पत्तों का कलर, हमारे पत्तों का कलर हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें पिगमेंट जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से। वैसे ही हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसे रेड पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारा खून लाल दिखता है। और इसी थैलेसीमिया की कमी के कारण, थैलेसीमिया होने के कारण आदमी को एनीमिया हो जाता है। एनीमिया, खून की कमी होती है। तो अगर कहें क्या थैलेसीमिया के कारण एनीमिया हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर होगा यस। लेकिन क्या एनीमिया में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है? तो ये प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान देना। एनीमिया मतलब ब्लड का कम होना। ब्लड आपको पता 3 तरह से होते हैं, आरबीसी, रेड बीसी, ठीक है, जिसे बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो एनीमिया में तीनों कम होते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स सिर्फ कम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन में आपके रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है। वहीं आइए थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है, ठीक है, जिसके कमी के कारण हीमोग्लोबिन कम होने के कारण एनीमिया हो जाता है। और ये इफेक्ट किसको करता है? थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन को। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मई के कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हम देख लेते हैं। जैसे प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। मदर्स डे 14 मई को। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई को मनाया जाता है। मातृ दिवस जिसे कहते हैं 14 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व रक्तदान दिवस 17 मई को। विश्व एड्स वैक्सीन 18 मई को। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई।
तंबाकू विरोध दिवस 31 मई। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल पेश करने की तैयारी है? ओला, टाटा, बजाज या हीरो? इसका सही उत्तर है बजाज। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा टाटा या ओला से। इसका सही उत्तर है बजाज। तो बजाज ने अभी हाल ही फिलहाल में ये सीएनजी वाली मोटरसाइकिल लाने का प्रावधान किया है। वहीं हम थोड़ा सीएनजी के बारे में जान लेते हैं। सीएनजी होती क्या है? सीएनजी एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब यौगिक जिसे बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? जैसे मेन कंपोनेंट का मतलब, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एलपीजी जो आपके सिलेंडर आता है, इसका मेन कंपोनेंट क्या मतलब इसमें मेन गैस कौन सी है? इसमें मेन गैस कौन सी है? इसमें आप देख ले, कई बार ऑप्शन होता है प्रोपेन, बुटेन, मीथेन या ईथेन। इसका सही उत्तर आप देखिए, या तो कंफ्यूज होता है प्रोपेन या ब्यूटेन, तो ब्यूटेन आंसर लगा दीजिएगा, ठीक। वैसे ही या सीएनजी का मीथेन है। ध्यान रखिए, इसका मेन कंपोनेंट कौन है? मीथेन, ठीक है। उसी के साथ साथ सीएनजी के साथ अब हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग हो रही है, ठीक है, जिसको HCNG के नाम से जाना जाता था। और नवंबर 2020 में दिल्ली में HCNG की पहली सिटी बस रोल आउट हुई है, मतलब पहली सिटी बस लॉन्च हो गई थी 2020 में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। कथा लेखन 2024 के लिए पुलिट्जर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, कथा लेखन के अभी हाल ही फिलहाल में 2024 में पुलिट्जर प्राइज का अभी अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि लेखन के लिए किसको है? हन्ना ड्रायर, जैनी एनी फिलिप या इवोनी बोथ या ब्रैंडम सोम? तो इसका सही आंसर है ब्रैंडम सोम को ये पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा। तो पुलिट्जर प्राइज 2024 का अनाउंसमेंट है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि मेजर किसको और किस पार्ट में दिया गया है। तो इसको सबसे पहले इसका 1917 में स्थापित किया गया था पुलिट्जर, जो कि जोसेफ पुलिट्जर नाम के व्यक्ति ने इसको स्थापना की थी। दिया कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा हर साल दिया जाता है। तकरीबन 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रेस, पोइट्री, म्यूजिक, ये ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों में दिया जाता है, ठीक है। तो वहीं सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोबेबिलिका जोशुआ, कप्लान, जस्टिन इलीट, ब्रेट मर्फी और एलेक्स जिमको को खोजी रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को हन्ना ड्रायर को मिला है, ठीक है, खोजी रिपोर्टिंग के लिए। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग जिसे नेशनल रिपोर्टिंग कहते हैं, टायर के कर्मचारी, ठीक है, जो कि राइटर न्यूज एजेंसी, उसे कर्मचारी को मिला है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, ठीक है। फीचर लेखन के लिए केटी एंगटहार्ट को, फिक्शन राइटिंग के लिए नाइट वॉच जेन, जो कि एनी फिलिप्स ने लिखी है। ड्रामा के लिए प्राइमरी ट्रस्ट एबोनी बूथ को मिला है। जीवनी के लिए जिसे बायोग्राफी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, किंग ए लाइफ, जोनाथन इग द्वारा, ध्यान रखिएगा, जोनाथन इग द्वारा, स्ट्रास और गैरेक्स को। कविता के लिए जिसे पोएट्री कहते हैं, वो ट्रिम्पस कविताएं और ब्रेंडन सोम द्वारा, जॉर्जिया रिव्यू बुक्स को। इतिहास में एक ईमानदार जीवन का कोई अधिकार नहीं, गृह युद्ध युगा बोस्टन के काले श्रमिकों का संघर्ष है इसमें, इसे जैकलिन जोन्स द्वारा लिखी गई है, जो कि बेसिक बुक्स के। संगीत के लिए अडागियो वडाडा के लियो स्मिथ के लिए टाइसान सोरे द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिए, किसने लिखी? टाइसान सोरे द्वारा। पूछ लेता संगीत किसो? अडागियो, ध्यान रखिए, वडाडा लियो स्मिथ के लिए, तो अडागियो ने लिखी, और दूसरा है टाइसान सोरे द्वारा लिखी गई। जर्नल नॉन फिक्शन के लिए आबेद सलाम के जीवन में एक दिन, ये इसका टॉपिक है, इसको किसने लिखी? नाथन थ्राल द्वारा लिखी गई है। एक यरूशलेम त्रासदी, जो कि जेरूशलेम की त्रासदी हुई थी, उसी के बेस पे है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री 2024 में फिर से अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है? तो बैरी बुच विलमोर, सुनीता विलियम्स या श्रीशा बांदा या जैस्मिन मॉकबिल?
इसका सही उत्तर है बी, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम फिर से अंतरिक्ष की शहर पे जाने वाले हैं। और वहीं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर ध्यान से देखें इस प्रश्न से रिलेटेड, तो कैप कैनावेरल संयुक्त राज्य अमेरिका, तो लॉन्च कहां से होगा? केप कर्नावेल से। केप कर्नावेल से इसे लॉन्च किया जाएगा। अभी लॉन्चिंग डेट नहीं आई है, जैसे आएगी आपको अपडेट दिया जाएगा। और किससे ले जाया जाएगा? बोइंग स्टार लाइनर जहाज, जो कि पहली बार इसका यूज होगा, फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम, पहली बार। सुनीता विलियम्स के साथ और कौन जा रहा है? बैरी बुच विल्मोर। ये कहां के हैं? ये यूएसए के हैं एस्ट्रोनॉट। ठीक है। अच्छा, नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। 1958 में। इससे पहले इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी। जब यूएसएसआर ने, जिसे आज के टाइम रशिया कहते हैं, जो कि 15 कंट्रीज में टूटा था, ध्यान रखिएगा, 1992 में 15 देशों में टूट गया था। उसने 1953 के आसपास जब स्पुतनिक भेजा था, उसके बाद स्पुतनिक 2 1959 में जब भेजा, तो यूएसए के होश उड़ गए और उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। किसके लिए? स्पेस के लिए, स्पेस और मून पे फतह पाने के लिए। तो स्पुतनिक 2 से सोवियत संघ ने क्या भेजा था? सबसे पहला कुत्ता, जिसका नाम क्या था? लाइका। ये ध्यान रखना। ठीक है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैड्रिड ओपन 2024 किसने जीता है? एंड्री रूबले, टाइलर फ्रिट्ज, कार्लोस अल्काजार या फेलिक्स ऑगर? इनका फेस मैंने अब रिवील कर दिया, बट देखने के बाद भी आप इनका नाम नहीं बता पाएंगे। इनका नाम है फेलिक्स ऑगर, क्योंकि हम लोगों को दिमाग में से 3-4 ही लोग हैं, कार्लोस अल्काजार, एंड्री रूबले, और जैसे कि हमारे वो खिलाड़ी हो गए सर्बिया के नोवाक जोकोविक, इन सब का। तो एंड्री रूबले कहाँ के हैं? रशिया के हैं। मैड्रिड ओपन इन्होंने 2024 का जीता है, ध्यान रखिएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन, हम कुछ और अंतरराष्ट्रीय ओपन होते हैं जो ग्रैंड स्लैम, उनकी बात कर लेते हैं, कौन जीता और कब जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी प्रश्न आता है कि किस पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड सरफेस जिसे कहते हैं। इसको जीतने वाले कौन है? पुरुष में जेनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। कहां के? इटली के रहने वाले हैं। ठीक है। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने किसको हराया? इन्होंने रशिया के प्लेयर को हराया था। और महिला में आरियाना सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं, ये जीती हैं। वहीं फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कई बार प्रश्न आता है किस पे खेलता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मेन में इसको नोवाक जोकोविक ने जीता है, जो कि सर्बिया के हैं। इन्होंने हराया किसको था? कैप्सर रूड, जो कि नॉर्वे के हैं। और वुमेन में इसको कौन जीता है? ईगा स्वातेक ने जीता, जो कि पोलैंड की है। इन्होंने कैरोलिना मोचो को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। वहीं विंबलडन, जो कि प्राकृतिक घास पे खेला जाता है, ध्यान रखिए। मैन में इसको जीता है कार्लोस अल्काजार, जो कि स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविक को हराया था इन्होंने, जो कि सर्बिया के हैं। वहीं वुमेन में ये खिताब मार्केटा वोंडसोवा ने ओनस जागर को हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीतने वाले का नाम और हारने वाले का नाम। वहीं यूएस ओपन की बात करें, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मेन में इसे नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं, और ये उनका 24वीं बार उन्होंने इसको जीता है। उन्होंने डेनियल मेडवेदेव, जो कि रूस के हैं, इनको हराया था। वहीं वुमेन में कोको गाफ, जो कि यूएसए की हैं, उन्होंने आरियाना सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं, उनको हराया। खैर, ये 2024 का सिर्फ अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था। ये बाकी के जितने भी ग्रैंड स्लैम मैंने बताए हैं, ये आपके 2023 के हैं, ध्यान रखिएगा। अभी 2024 के सब होने बाकी है। ठीक है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैनीताल जंगल की आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया? ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन गुडविल या बुम्बी बकेट? तो इसका नाम है ऑपरेशन डी बुम्बी बकेट, जिसको अभी हाल ही फिलहाल में यूज किया गया। ये देखिए, हेलीकॉप्टर द्वारा ये पानी को भरा जाता है इस बकेट में और फिर छिड़काव किया जाता है चारों तरफ। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, बुम्बी बकेट में कौन सा हेलीकॉप्टर यूज किया था? तो MI-17 हेलीकॉप्टर का यूज हुआ था। इस
इस प्रयोग का इन्वेंशन किसने किया था? तो कैनेडियन मैन जिनका नाम था डोन आर्ने, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। वहीं हम कुछ और इंपॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस जान लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट से। मैंने सिर्फ यहाँ पर 5 ही लिए हैं, बाकी आपको पीडीएफ में सारे मिल जाएंगे जो भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने ऑपरेशंस चलाए हैं। समय समय पे हम अपने लोगों को बचाने के लिए सारे ऑपरेशंस चलाते रहते हैं। वहीं पहला है ऑपरेशन गुडविल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट 2015 में मानवीय कार्य था, कश्मीर से आतंकियों को भगाने के लिए। ऑपरेशन सहयोग 2018 में केरल में लोगों को बचाने के लिए, जब बाढ़ आई थी 2018 में, शायद आपको याद होगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जब फंसे हुए लोग थे, याद करिए 2022 में जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो वहां जो भी लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ये ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में 2021 में, जब यहां तख्ता पलट हुआ था अफगानिस्तान का, तो 2021 में यहां के लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति का चलाया गया था। ठीक है, देवी शक्ति चलाया गया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में होगा? 5, 9, 8 या 7? यह प्रश्न यहां इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका है 18वीं, कौन सी लोकसभा है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 18वीं लोकसभा। तो हमारे जो पीएम बनेंगे इस बार, वो कितने नंबर के पीएम होंगे? वो 17वें नंबर के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 7 चरणों में होगा, ध्यान रखिएगा। वहीं आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि चुनाव से रिलेटेड है, उनको हम जान लेते हैं। तो भारत में प्रथम चुनाव 1991 में हुए थे। अगर हम संविधान की बात करें तो ये बताइए किस अनुच्छेद में, कितने पार्ट में, इसे कौन से पार्ट में दिया गया है चुनाव को? तो चुनाव को 324वें आर्टिकल में 15वें पार्ट में दिया गया, भाग में जिसे कहते हैं। हाल ही में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ये ध्यान रखिएगा। और अन्य चुनाव आयुक्त आपके हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, जिनको मार्च में अपॉइंट किया गया था। वही हमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये, जिनको हम जान लेते हैं, जो कि इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ईपीआईसी को क्या कहते हैं? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कृपया करके इस चीज को इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में कई चीजों का आवरण गलत होता है। ठीक है, जैसे ईवीएम, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप यहां देखेंगे आसान होगा ना, ई से ई, वी से वी, एम से एम, और यहां कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एमसीसी जिसे बोलते हैं, एमसीसी आदर्श आचार संहिता। अब देखिए, एम से मॉडल, सी से कोड, सी से कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कब लागू होता है? जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, हो जाती है, उस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कंडक्ट का मतलब किस तरीके से जितने भी निर्वाचन में हिस्सा ले रहे हैं सदस्य, मतलब जो भी कंटेस्टेंट हैं, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको किस प्रकार अपना व्यवहार रखना चाहिए लोगों के प्रति, या जब वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना व्यवहार पे कंट्रोल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसे लगाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। बीएलओ क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि एक एसडीएम होता है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, एसी की फुल फॉर्म है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब एक एमएलए, एमपी, इनका जो एरिया होता है उसी को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। एमएलए का एरिया अमूमन एमपी से काफी छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा, और ब्लॉक प्रमुख का उससे छोटा और प्रधान का उससे छोटा। ठीक है, सपोज करो ये एमपी का है, तो ये आपके एमएलए का है, ये आपके ब्लॉक प्रमुख का, ये आपके प्रधान का है, ध्यान रखिएगा। वीवीपैट की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है,
तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल। आरओ की फुल फॉर्म क्या है? रिटर्निंग अधिकारी। ये जनरली आईएएस होते हैं। पीएस की फुल फॉर्म पुलिस स्टेशन नहीं होती, इसका मतलब होता है पोलिंग स्टेशन। पुलिस स्टेशन अपराधियों के लिए है और अच्छे नागरिकों के लिए पोलिंग स्टेशन। वही है व्हाट इज SR 75 दैट अपीयर्स इन द न्यूज रिसेंटली। SR 75 क्या है जो हाल ही में खबरों में दिखाई दिया है? सैटेलाइट है, रॉकेट है, एआई टूल है या वायरस है? तो ये रॉकेट है जो कि हाल ही में जर्मनी ने इसको बनाया है। ये देखिए जो कि कैसा है, ये कैंडल वैक्स टेक्नोलॉजी से बना है। मतलब ये मुख्यतः जो फ्यूल यूज करेगा वो क्या होगा? ये कैंडल वैक्स जिससे बनता है इसको बोलते हैं हम पैराफिन, और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करेगा। इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? जर्मनी की कंपनी है हिलिम्पल्स। तो कैंडल वैक्स आप ध्यान रखिएगा SR 75। इसको टेस्ट कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट किया गया है। फ्यूल कौन सा? पैराफिन। पैराफिन का अगर आप देखें क्या होता है? कैंडल। कैंडल किससे बनती है? पैराफिन से। जैसे कैंडल जलती है और लिक्विड ऑक्सीजन, इन्हीं को मेन फ्यूल लेके यूज करके ये रॉकेट बनाया गया, जो कि कह रहे हैं कि जितने भी रॉकेट की कॉस्ट आ रही है हाल ही में, जितने भी रॉकेट की कॉस्ट आ रही है, ये 50% उसकी कॉस्ट को कम कर देगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा एक इन्वेंशन है।